हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीए ज्योति देशवाल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। लास्ट के कुछ दिन बचे हैं आपके एग्जाम्स के, अराउंड 30 डेज बचे हुए हैं और इस टाइम पे काफ़ी पैनिक होगा, राइट। और आपका पैनिक और ज़्यादा होगा अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो क्लासेस ली थी वो क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई है। अगर आपका इकोनॉमिक्स का रिविजन नहीं हुआ है या आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हुई है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं पैनिक के। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि आपने वो जो टारगेट था ना बिगिनिंग के अंदर, जो आपने सेट किया था जब आपका बैच शुरू हुआ था या जब आपने पढ़ाई करना शुरू किया था कि मुझे बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर 90 मार्क्स लेकर आने हैं, 80 प्लस मार्क्स लेकर आना मेरा टारगेट है, वो टारगेट आज भी अचीवेबल है। भले ही आपके क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस हुए हैं अभी तक, भले ही अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट इस तरीके से बनाना है, ठीक है। दूसरा, लेकिन सिर्फ माइंडसेट बनाने से कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली हमारे पास एक सही डायरेक्शन होना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे उस डायरेक्शन में आगे कैसे बढ़ना है, कौन सी चीजें हैं जो इस टाइम पे करना मस्ट है और कौन सी चीजें मुझे नहीं करनी है, ठीक है। तो बेटा ये जो वीडियो है आपको डेफिनेटली वो डायरेक्शन ही देने वाली है, राइट। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि अराउंड 30 दिन के आसपास का टाइम बचा हुआ है, तो बेटा इस 30 दिन को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे? कि कुछ दिन हमें सिलेबस को कंप्लीट करने को डेडिकेट करने हैं, कुछ दिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को होंगे और कुछ दिन आपको कंप्लीटली डेडिकेट करने हैं मॉक टेस्ट पेपर्स के लिए, मतलब जो भी आप टेस्ट सीरीज देते हो उसके लिए। अगर आप ये तीनों चीजें कर पाए तो जैसा मैंने आपको बोला कि अभी भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत आसानी से पॉसिबल है, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब अब आप सिलेबस को कवर करना शुरू करोगे, कवर करने से मेरा मतलब ये है कि मैं ये मान के चलती हूँ कि आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई हैं तो आप एक काम करेंगे, जितने भी आपके चैप्टर्स की क्लासेस बची हुई है पहले आप ये देख लो कि कितने घंटे का मेरा बैच बचा हुआ है, ठीक है। और आप अपने दिन का डेडिकेटेड एक टाइम उस पर्टिकुलर बैच का जो भी आपका पोर्शन बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने के ऊपर दे दो। जैसे कि मान के चलते कि अगर आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर बचे हुए हैं, तो आप 2 चैप्टर्स के अंदर कितनी क्लासेस हैं, कितने घंटे के अंदर वो क्लासेस इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू यू कंप्लीट हो जाएगी, आप अपने दिन का एक स्लॉट सिर्फ क्लासेस को कंप्लीट करने के लिए दे दो। लेकिन आप ऐसा मत करें कि अभी पहले मैं क्लासेस खत्म करूंगा या करूंगी फिर उसके बाद मैं रिवीजन करना शुरू करूंगा या करूंगी, अनलेस आपकी 1-2 क्लासेस बची हुई है तो, क्योंकि अभी आपके पास वो टाइम नहीं बचा है। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिसको ऐसा लगता है कि यार मेरा तो बहुत ज्यादा ही क्लासेस बची हुई हैं, मतलब मेरा तो 4-5 ऐसे चैप्टर है जो मैंने करे ही नहीं है, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो बेटा आई वुड से फिर आपको थोड़ा सा ना चीजों को समझ के पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ चैप्टर आप देख लो कि कौन से ऐसे चैप्टर है जो लिस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि अभी मैं बताने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर अपने सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले आप उनके ऊपर फोकस करें और आपको टाइम मिलता है फिर ही आप उन चैप्टर्स के ऊपर जाएंगे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर जो बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो मतलब आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा। बाकी जिसने अपनी क्लासेस कंप्लीट कर ली है, जिसको रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसको रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रेटजी आपकी हेल्प करेगी, ये स्ट्रेटजी सबकी हेल्प करेगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अपने 30 दिन को डिवाइड कर दें या 28 दिन जितने भी बचे हुए हैं, हमें कम से कम 15 से लेकर 16 दिन, 15 to 16 डेज कंसेप्ट को देने हैं। मेरे हिसाब से इफेक्टिवली आई एम सेइंग 2 वीक आपको कंसेप्ट कंप्लीट करने को देने हैं। लेकिन जब आप कंसेप्ट करोगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे, कवर करोगे, तो आप ना ऐसे नहीं पढ़ सकते चैप्टर 1 से शुरू करता हूँ फिर चैप्टर 2 चैप्टर 3, ये अप्रोच गलत है। क्योंकि मुझे इस टाइम पे जब एग्जाम्स काफी नजदीक है तो मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सो आप क्या करेंगे, अपने सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक आपको माइक्रो का पोर्शन बनाना है जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, एक आपको मैक्रो का बनाना है और एक आपको अदर चैप्टर्स का पोर्शन बनाना है। माइक्रो के पोर्शन के अंदर आप माइक्रो के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे पहले पिकअप करेंगे, जिसके अंदर आता है चैप्टर नंबर 2 डिमांड एंड सप्लाई, चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन का चैप्टर एंड चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट का चैप्टर। वेर एज अगर मैं मैक्रो के चैप्टर की बात करूं तो उसमें भी चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और 8 आता है। 6 के अंदर नेशनल इनकम है, प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा यहाँ पे। चैप्टर नंबर 7 लेंदी है बट आसान है। चैप्टर नंबर 8 छोटा है बट कंसेप्चुअल है, मनी मार्केट। चैप्टर नंबर 9 भी बेटा इंपॉर्टेंट है, बट मैंने चैप्टर 9 को इस वजह से यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर बच्चों को चैप्टर 9 थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, लेंदी है, टेक्निकल है और टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप इतना पोर्शन खत्म करेंगे ना तो अराउंड 75% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद आप जाएंगे अदर चैप्टर्स की तरफ, जिसमें चैप्टर 1 और 5 के अंदर तो आपको टाइम लगना ही नहीं है। तो जब आप अदर चैप्टर के अंदर जाएंगे ना, तो उसमें भी अपने को प्रायोरिटाइज करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आप चैप्टर 9 को पिकअप करेंगे, फिर आप चैप्टर 10 इंडियन इकोनॉमी को पिकअप करेंगे, फिर आप चैप्टर 1 और 5 को पिकअप करेंगे। इंडियन इकोनॉमी में कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है, वहां पे आपको चीजें बार बार सुननी है, बार बार आपको रिकॉल करनी है, बार बार पढ़नी है, और आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 2 से लेकर 3 बार रीडिंग इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर की होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जो भी कंसेप्ट पूछे जाएंगे वो फैक्चुअल कंसेप्ट होंगे। चैप्टर नंबर 9 कंसेप्चुअल चैप्टर है बेटा, ठीक है। तो इसको आप तभी पिकअप करेंगे जब आपने इसको पहले पढ़ा हुआ है। अगर पहले नहीं पढ़ा है, चैप्टर 9 के अलावा जितना भी सिलेबस है पहले आप उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो, जब मैंने आपको बोला ना कि आपको 15 दिन पहले सिर्फ पूरा सिलेबस कंप्लीट करने को देनी है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसके साथ साथ जो आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप सोल्व करोगे, और वो बहुत ही आसान क्वेश्चंस है और बहुत ही कम क्वेश्चंस है। जैसे जैसे आपके चैप्टर होते जाएंगे ना, और आप क्वेश्चंस भी थोड़ा थोड़ा सोल्व करते जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस भी वापस आता चला जाएगा, चलेगा आपको? यस। अच्छा, इसके बाद अब आपको दोबारा से रिवाइज कब करना है? जैसे आपका सिलेबस खत्म होता है तो आपको एक आने वाला जो हफ्ता है वो रिवीजन को देना है। हम तो ऐसे बिजनेस इकोनॉमिक्स ही पढ़ते रह जाएंगे, नहीं बेटा। आपको टाइम एलोकेट करना, अपने दिन का टाइम एलोकेट करना है। यहाँ पे आप जो पहले 15 दिन में जब अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे तो ज्यादा टाइम आपको थोड़ा सा एलोकेट करना पड़ेगा। जब यहाँ पे आप रिविजन करने के लिए आओगे दोबारा से, कम टाइम आपको एलोकेट करना है। दोबारा से जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आपको सारा सिलेबस रिवाइज नहीं करना है। कैसे करेंगे बेटा? जब आप पहली रिवीजन कर रहे होगे, जब आप अपने कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर रहे होगे, जो भी कंसेप्ट आपको मुश्किल लगा, कोई फॉर्मूला है, इनफैक्ट आई वुड से कि जहां पे भी अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे ना, एक फॉर्मूला की शीट बना लो। तो बेटा उस फॉर्मूला की शीट को आपको रिवाइज करना है। एक जगह के ऊपर आप इकोनॉमिस्ट के नाम लिख लो, वो आपको रिवाइज करना है। कोई कंसेप्ट आपको मुश्किल लगा, कोई चैप्टर आपको मुश्किल लगा, वो आपको दोबारा से रिवाइज करना है। आपको वो चीज के ऊपर टाइम नहीं लगाना जो चीज आसान है। मैं फिर से बोलूंगी, मेरा कहने का मतलब यही होगा कि दोबारा से आप ना कुछ सेलेक्टेड चैप्टर ही रिवाइज करेंगे। आई वुड से आप इन चैप्टर्स के ऊपर दोबारा से फोकस करेंगे। अगर इसमें से आपको लगता है कि डिमांड सप्लाई मेरे को बहुत अच्छे से आता है, इसके ऊपर फोकस ना करें, चैप्टर 9 के ऊपर फोकस करें, ठीक है। यस मैम। फिर उसके बाद, इसके बाद जब आप सेकंड रिवीजन के अंदर होंगे ना बेटा, यहाँ पे आपको एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करना है। और ये एमसीक्यूज कौन से होंगे? पास्ट ईयर एग्जामिनेशन, एमटीपी आरटीपीज के एमसीक्यूज। अच्छा, अब वैसे तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, ओके, तो आपको वहीं से पिकअप करना चाहिए। ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे लगेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस ऑलरेडी ऊपर सोल्व कर चुके होंगे, राइट। लेकिन अगर आपके पास, आपको लगता है कि क्वेश्चन बैंक के अंदर काफी सारे क्वेश्चन है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे पास तो और भी सारे सब्जेक्ट्स है जिनका पोर्शन अभी बचा हुआ है, देन आई वुड से कि आपको एटलीस्ट बेयर मिनिमम है कि पिछले 3 से लेकर 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही चाहिए। अगर आप इस अटेम्प्ट की एमटीपी आरटीपी मिला दोगे तो आई वुड से कि पिछले, इसके अलावा पिछले 3 अटेम्प्ट और आपको पिकअप करने चाहिए, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ के आए तो नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा लास्ट में, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो काफी सारे बच्चे करते हैं, वो अपने आप को टेस्ट नहीं करके जाते हैं। मतलब क्या है टेस्ट करने का? मतलब है कि एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज तो आप अटेम्प्ट करके जाए, राइट। अगर आपने बाय करी है तो अच्छी बात है, अगर आपने बाय नहीं करी तो इंस्टीट्यूट का एमटीपीज होता है, आप एटलीस्ट उसको प्रैक्टिस करें। कई बार क्या होता है कि वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और अगर नहीं भी देखने को मिलेंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे 4 क्वेश्चन गलत हुए, और जो क्वेश्चन गलत हुए उनमें से ही एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन गया। आपको नहीं पता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से उठ के आ जाए। तो ये 3 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं आपको। अभी भी आपके पास बहुत टाइम अवेलेबल है। आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका सिलेबस अगर अभी तक आपने रिवाइज नहीं किया है, या आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो आप अभी भी कर नहीं सकते। अभी भी टाइम अवेलेबल है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स के ऊपर फोकस करते हुए, ठीक है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो गोल था बेटा कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, वो आप बहुत मेहनत से अचीव कर पाओगे। थैंक यू सो सो मच। इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस है आपके, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।